अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन के उम्मीदवार हो चुके हैं और उन्होंने मज़ीद खिताब भी किया है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से। और अपने इस खिताब में उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बातें की, स्पेशली फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने जा रहा है हमें कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी 2018 की ट्वीट के बाद अब की बार जब सदर मुंतखब होंगे तो पाकिस्तान को लेकर क्या क्या फ़ॉरेन पॉलिसी हैं जो वो बनाएंगे और बनाने जा रहे हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो चाइना और ईरान के साथ रिलेशंस हैं उसको किस तरह से कोप अप करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इन तमाम मौज़ूआत को आज ज़ेरे बहस लाने वाले हैं। और मज़ीद नूर मुक़द्दम के वहशियाना कत्ल को 3 बरस हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे नूर मुक़द्दम के वालिदैन और उनसे उनके तासुरात जानेंगे और मज़ीद प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब एक बहुत ही मुतनाज़ किस्म का वीकेंड से विज़िट करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। क्या ये बहुत ही बरमला ऐलान है यूनाइटेड स्टेट्स के जो जारी नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट की क्या मकासद और क्या अहदाफ होने जा रहे हैं जो नेतन्याहू हासिल करने जा रहे हैं? रुख किया है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसको डिस्कस करेंगे। और मज़ीद 7 अक्टूबर से जारी बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इजराइल के शाना बशाना खड़ा है भारत। कश्मीर से दिल नहीं भरा और अब रुख किया है उसने कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन का भी, जहां हमने बहुत वाज़ेह सबूत देखे उसकी इन्वॉल्वमेंट के। इन तमाम मौज़ूआत को सबूत के साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू बासित साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम विद ट्रम्प। आपने तो तकरीर सुनी ट्रम्प की? मैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ट्रम्प को तो बहुत, आप तो शायद उस पर काम भी करती रही हैं। तो ट्रम्प का जो खिताब था उसके बाद फिर जो कन्वेंशन है वो ख़त्म हो गया। तकरीबन 90 मिनट से ज़्यादा खिताब था और उसमें बहुत सी ज़्यादा रिपीटिशन बहुत थी और बार बार एक ही मौजू पे बार बार बात करना। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से, अफरात ज़र के हवाले से, तो इस पर बार बार वही बातें करते रहे। लेकिन उनका बस एक ही था कि जी हम दोबारा मैगा जो मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बल्कि उसमें अब लिख दिया है वंस अगेन, क्योंकि 2016 से 2020 तक तो एक दफ़ा पहले बना चुके हैं ना ग्रेट अमेरिका को, तो अब दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी कैप में 45-47 भी लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ कुछ पीटीआई के लोग उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो पहले 45th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब फिर 47 प्रेसिडेंट दोबारा बनेंगे, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। हमने क्या समझा है? हमने क्या समझा है? हमने कुछ और शायद समझा है। क्या? वो हमारे यहाँ जो 45 और 47 फॉर्म की बात होती है पाकिस्तान में। अच्छा, इनका एक तो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ठीक है, और ये बात दुरुस्त है कि जो कातलाना हमला उन पे हुआ पिछले हफ्ते को, उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रम्प, लोग ये समझ रहे थे कि उनका जो खिताब होगा कन्वेंशन में वो बड़ा कंसिलिएटरी सा होगा, वो एक अमेरिका की बात करेंगे, साथ मिल के चलने की बात करेंगे, और ये भी था कि शायद वो बाइडन का नाम नहीं लेंगे अपने खिताब में। नहीं, ये उनको सजेस्ट किया गया था कि आप बाइडन का नाम लेकर कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उससे मज़ीद जो है एक लिहाज से टेंशन होगी। तो इस वक्त ये मौका नहीं है, ये मौका ये है कि आप एक ऐसे लीडर नज़र आएँ कि आप पूरे अमेरिका को साथ लेकर आगे चलेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि मैं अपनी विक्ट्री को तभी विक्ट्री मानूंगा क्योंकि हाफ ऑफ अमेरिका अगर मेरे साथ नहीं भी है, लेकिन मैं उनका भी सदर हूँगा। असल विक्ट्री वही है। तो शुरू में अगर आप उनका खिताब देखिए तो 10-15 मिनट तो बड़े सही ट्रैक पे रहे कि जी मैं पूरे अमेरिका का सदर हूँगा और मैं जो टेंशन है जो इस वक्त खलीज है उसको दूर करूँगा। तमाम में अमेरिका, चाहे वो ब्लैक हों, हिस्पैनिक हों, वाइट हों, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ हो, मैं सबको रिप्रेजेंट करूँगा। तो एक बड़ा अच्छा मामला चल रहा था। फिर फौरी तौर पे उन्होंने बाइडन का नाम ले लिया और फिर वही जो उनका एक है, उनका स्टाइल है, उससे तो अब इस उम्र में तो नहीं निकल सकते। जो उन्होंने कहना होता है वो कह देते हैं। तो बाइडन को भी उन्होंने कहा कि वर्स्ट प्रेसिडेंट वो, बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका की तारीख में आप 10 जो बुरे तरीन प्रेसिडेंट से उनको मिला भी लेना तो उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट
बाइडन से आपको नहीं मिलेगा। तो बहरहाल इमिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की और फिर अपना किस्सा भी सुनाया कि जिस तरह उनको कत्ल करने की जो अटैक उन पे हुआ तो किस तरह उन्होंने अपने आप को बचाया और क्या उनका रवैया था। चलिए ये तो उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, ये चलते रहेंगे। फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में उन्होंने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया जो कि एक्सपेक्टेड था और उनका कहना यही था कि बल्कि अपने ख़िताब में उन्होंने जो बुश थे उनको भी नहीं बख्शा, सदर बुश को कहा कि जब वो थे तो उस वक्त जो है रशिया ने ऐसे काम किए जिससे बल्कि जॉर्जिया में रशिया ने हमला कर दिया जब सदर बुश थे। उसके बाद ओबामा आए तो रशिया ने क्राइमिया पे हमला कर दिया और फिर जब ये आए अपना बाइडन साहब तो रशिया ने यूक्रेन पे वॉर शुरू कर दी 24 फरवरी 2022 को। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं होता तो ये वॉर शुरू ही ना होती, लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेन में ये वादा कर रखा है कि वो अपना ओहदा हल्फ लेने से पहले यूक्रेन में वॉर ख़त्म कर देंगे। दूसरा उन्होंने फिर गज़ा का जिक्र किया और गज़ा का जिक्र मुख्तसर उन्होंने किया, बल्कि हमास को कहा कि हमास ने जो ये इसराइल पे एक्शन किया ये भी ना होता अगर वो सदर होते। उसके बाद उन्होंने चाइना का जिक्र किया, ऑब्वियसली उसके बगैर तो वो नहीं रह सकते थे। चाइना का उन्होंने ताइवान का भी जिक्र किया कि इस वक्त बाइडन की वजह से पूरी दुनिया में एक टेंशन है, चाहे वो ताइवान हो, अफ़गानिस्तान के मामलात हों, ईरान का मामला हो, नॉर्थ कोरिया का मामला हो, तो ये बाइडन की वजह से है और इनकी नाकाम फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो ये तमाम मामलात में ठीक कर दूंगा। उनका कहना ये था कि नॉर्थ कोरिया के ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि किम जोंग उन तो मेरे आने से बहुत खुश होगा क्योंकि मैं पहले 2 दफ़ा तो उसके साथ मुलाकात कर चुका हूँ। अच्छा, जब सबसे तशवीशनाक बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है ईरान का। ईरान का उन्होंने बार बार जिक्र किया और कहा कि ईरान इस वक्त जो है बहुत एक ख़तरा बन चुका है अमेरिका के लिए। तो इससे ये लगता है कि अगर ये प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं तो ईरान के साथ जो एक डील हो रही थी ना, जो इन्होंने 2018 में न्यूक्लियर डील से जो निकले थे, उसके चांसेस और मध्यम हो जाएंगे उसको दोबारा रिवाइव करने के। तो और ये सैंक्शंस जो ईरान पे लगेंगी उस पर और ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाएंगे। हमारे लिए उसका रिपरकशन ये है कि हमारी जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है वो अब चूँकि हम पहले भी ज़रा थोड़ा बहुत केयरफुल थे और अभी जब हमारे गए हैं, जब सदर रईसी यहाँ पे आए हुए थे तो पाइपलाइन पे काफ़ी गुफ्तगू भी हो रही थी। तो फिर हमने कहा कि जी इस पर हम ज़रा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह हम मामलात को आगे चलाएं। बल्कि अभी जो हमारे वज़ीर आज़म गए हुए थे SCO समिट अटेंड करने अस्ताना में, तो वहाँ जो सदर प्यूटिन से उनकी मुलाकात हुई उसमें भी सदर प्यूटिन ने कहा कि हम ये पाइपलाइन आपको बना के दे देंगे। तो आप थोड़ा सा देखना ये है पाकिस्तान को कि सैंक्शंस तो नहीं लग जाएंगी क्योंकि रशिया और ईरान दोनों इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका के साथ, यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, बट पाकिस्तान तो कहीं उसमें नहीं आ जाएगा। तो हमारे लिए ज़रा ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का मामला है ज़रा और गड़बड़ हो जाएगा उस पर। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप के आने से जो है कोई मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे लिए और मुश्किलात पैदा होंगी, ख़ास तौर पे जो हमारे रूस के साथ। रूस तो चलिए मैं समझ सकता हूँ क्योंकि रूस के साथ और पुतिन के साथ ट्रंप का एक ख़ास वेव लेंथ है, तो मुमकिन है कि कुछ बेहतरी आ जाए। ख़तरा यूरोपियन यूनियन को, नेटो को ये है कि कहीं ट्रंप विड्रॉ ना कर जाएं अपनी जो सपोर्ट है, और क्योंकि एक रिट्रेंचमेंट होगी फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप के आने से, और यही सबसे बड़ा ख़तरा दुनिया को और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है उसको लगी हुई है। इसी हवाले से देखिए ना, जब ये मामला हुआ तो किसी ने कहा कि जी ये तो ट्रंप ने जो कातलाना हमला हुआ ये स्टेज किया है ताकि दुनिया भर में या अमेरिका में ये सिंपैथी वोट हासिल कर सकें। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी ये तो ईरान ने, इसके पीछे ईरान का हाथ है क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि ट्रंप दोबारा सदर बन के आए। और कुछ लोगों ने कहा नहीं जी इसके पीछे तो भारत है, क्योंकि भारत ये काम करवा रहा है, उसने निजर को कत्ल करवाया, पनन को कत्ल करवाने की कोशिश की। तो भारत की, मैं समझता हूँ कि ये तीनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। ना तो ये स्टेज हुआ, ना ही ये इसके पीछे ईरान का हाथ है, ना ही भारत का हाथ है। सच्ची बात तो ये मतलब ये एक लोन वुल्फ था जिसने डीरेंज किस्म का एक शख्स था, 20 साल नौजवान क्रुक्स,
और उसने ये कार्रवाई कर डाली। तो ये पहले भी होता रहा है अमेरिका की हिस्ट्री में, इस किस्म के डिरेंज लोग बहुत हैं जो कि ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब हमें देखना ये है क्योंकि बाइडन पे अब बड़ा प्रेशर आ गया है, बल्कि यहाँ तक भी कि नैन्सी पेलोसी जो साबिक स्पीकर रही हैं वहाँ कांग्रेस की, उन्होंने भी प्राइवेटली सदर बाइडन को ये कहा है कि जी आप ट्रंप से जीत नहीं सकते तो आपके लिए बेहतर है कि अब आप स्टेप पे साइड हो जाएं। और साथ में उनको कोविड भी हो गया है, अब वो इलेक्शन जो कैंपेन है वो भी नहीं कर सकते कुछ अरसे के लिए। तो कैमला हारिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मैं तवक्को रखती हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडन ही डेमोक्रेटिक नॉमिनी होंगे, उम्मीदवार होंगे। तो अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो स्टेप असाइड होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि डेमोक्रेट्स इस वक्त मुश्किल में तो बहुत हैं। और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स आए हैं ख़ास तौर पे कल, उसमें तो लग यही रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी आसानी के साथ बाइडन साहब को शिकस्त दे देंगे। और अगर कैमला हैरिस होती हैं और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं उनका मैं नहीं मालूम, लेकिन कैमला हैरिस के बारे में भी लोगों को बहुत खदशात हैं और इतने देर से फिर वो कैंपेन जो है ना उस मोमेंटम नहीं पकड़ती। बिल्कुल। तो शायद लगता यही है कि ट्रंप ही 47वें सदर होंगे। अब उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस जो उम्मीदवार हैं, उनकी पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ क्योंकि उनकी जो बेगम है वो हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन की, उषा वैंस। तो उनके बारे में बड़ा इंटरेस्ट हुआ और लोगों को यहाँ खदशात पैदा हुए कि अगर ये ट्रंप जीत गए और ये वाइस प्रेसिडेंट हुए तो चूँकि ये बड़े राइट विंगर्स हैं सारे और इनके जो ख्यालात हैं वो इसराइल के साथ और भारत के साथ शायद ज़्यादा मिलते हैं, मोदी के साथ ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि मोदी भी तो हिंदुत्व के पुजारी हैं ना। तो इस वजह से उनका ख्याल है कि उषा के होते हुए बहुत से मसाइल पाकिस्तान के लिए भी खड़े हो सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रंप एक पॉपुलिस्ट तो हैं, पॉपुलिस्ट बल्कि यहाँ तक भी है कि उन्होंने हंगरी के जो वज़ीर आज़म है पॉपुलिस्ट, वो भी विक्टर ऑर्बन, उनकी बड़ी तारीफ़ की कि ये ग्रेट मैन। और जिस तरह वो ट्रंप करते हैं ना, तो एक लिहाज से जो पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं दुनिया भर में, और हमारे यहाँ भी लोगों को बड़ी पीटीआई के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो पाकिस्तान में बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा कि पीटीआई के जो कायद हैं उनको बाहर लाने में और चीज़ें ठीक करने। मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखेंगे। वो अपने मामलात उनके हैं, वो जो है उनका अपना फोकस होगा इमिग्रेशन पे, किस तरह इकॉनमी को ठीक करें। फिर आप जानती हैं कि कंजर्वेटिव्स का ट्रेडिशनली ये रहा है कि टैक्सेस को है कम करेंगे ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, तो ये हमेशा से रहा है उनका। और पाकिस्तान के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ख़ास तब्दीली कोई नहीं आएगी, सिर्फ ये है कि इनडायरेक्टली हमें ईरान, रशिया, चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस हवाले से हम पे प्रेशर बिल्ड होगा। सही। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान इस प्रेशर को किस तरह से टैकल करने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन खासी टफ होने जा रही है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, नूर मुक़द्दम के वहशियाना कत्ल को 3 बरस का अरसा गुजर चुका है और इसी मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर मुक़द्दम के वालिदैन। सो बहुत शुक्रिया शौकत मुक़द्दम साहब, आपने अपनी अहलिया के हमरा हमें ज्वाइन किया और बहुत अफसोसनाक वहशियाना किस्म का ये जो कत्ल है हमने देखा, इसको 3 बरस का अरसा मुकम्मल हो गया है, क्या तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ABN न्यूज़ का। जैसा कि आपको मालूम है 20 जुलाई 2021 को हमारी प्यारी बेटी नूर मुक़द्दम का कत्ल हो गया था इस्लामाबाद में। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था और हम जिस मुश्किल से, जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से गुज़रे थे, ये तो हमारी फैमिली, हम और हमारी फैमिली जानती है। लेकिन ये जो है इस तरह का वाक़या हुआ है कि पूरा इस्लामाबाद का, पूरी दुनिया जो है वो इससे लरस गई थी। 2 दिन पहले एक हमारे मोहतरम सफ़ीर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि नूर मुक़द्दम क्या गई, तो 20 जुलाई के बाद 2021 के बाद इस्लामाबाद का नूर ख़त्म हो गया है। और पहले इस्लामाबाद हम बहुत लोग वो करते थे और मतलब कि बहुत सुकून वाला जगह समझी जाती थी, लेकिन अब उसके बाद बहुत हमें डर और खौफ महसूस होने लगा इस्लामाबाद में। तो ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या है
और हम इसमें बहुत कर्ब से गुज़रे हैं और 3 साल हो गए हैं। तो ये है कि सब आप लोग हमारे साथ रहें, मीडिया हमारे साथ रहा है, सिविल सोसाइटी हमारे साथ रही है, और आप लोग सब दोस्त हमारे एम्बेसडर सारे वो साथ रहें, और सारे जो हमारे भाई बहन उन्होंने सपोर्ट किया, वरना हम जो बिल्कुल बिखर जाते। तो आप लोग का बहुत बहुत सबका शुक्रिया। मिसेस मुक़द्दम, आपका बहुत शुक्रिया, आप डिसाइफर में तशरीफ़ लाई। मुझे मालूम है कि आप लोग, आपकी फ़ैमिली किस कर्ब से गुज़र रही है, और ये ऐसा दर्द है जो कि तमाम उम्र साथ रहेगा। ऑब्वियसली एक बेटी का इस तरह वाशियाना सफ़ाकाना कत्ल अगर हो जाए तो आई मीन उस गम को, उस दर्द को आप ओवरकम तो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं और अल्लाह ताला की अपनी मसलहतें हैं, और आप जिस सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं ये भी आप दोनों का ही खासा है। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया, जिस तरह शौकत ने कहा, खड़ी है आपके पीछे, और वो चाहती है कि नूर का जो कातिल है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। बिल्कुल। आप जज्बाती तौर पे दूसरे वालिदैन जो हैं, जो बेटियों के माँ बाप हैं, क्या मैसेज देंगी इस मौके पे? मैं एज अ मदर जो है, ये तो मैं ही बता सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली, ये 3 साल जो हमारे साथ गुज़रे हैं, ये हर लम्हा हमारे ऊपर एक अज़ियत का, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। रातों को हमें नींद नहीं आती थी, हम सो नहीं पाते थे। ये इतनी तकलीफ़ दे चीज़ थी हुई कि इसने मुझे, मेरी फैमिली को, सबको हिला के रख दिया। मेरे दोस्त, मेरे आसपास जो भी दोस्त हैं मेरे, हमारे एम्बेसडर्स हैं इतने सारे, उनकी वाइफ मेरी दोस्त हैं, हमारे नेवी के हैं बहुत सारे लोग, हमारे फ्रेंड्स, डबलिन के, बाहर मुल्कों के जितने, सब वो सब हिल गए, सब इधर आ गए मेरे पास। और मैं बता नहीं सकती, मुझे होश नहीं था, लेकिन ये तकलीफ़ दे दिन हमने जिस अज़ियत से गुजारे हम जानते हैं। अब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी और माँ को ये दुख ना देखना पड़े, किसी और फैमिली को ये दुख ना देखना पड़े, और इसका फ़ैसला हो जल्द से जल्द। 3 साल गुज़र गए, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, और इंशाल्लाह मिलेगा इंसाफ। जहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाया है तो ज़रूर ये इंसाफ भी दिलाएंगे। हम बड़े सब्र से बैठे हैं और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि इसका फ़ैसला जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि हमारी बच्ची को इंसाफ मिल सके, हमें सुकून मिले थोड़ा, क्योंकि ये अज़ियत के दिन बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं। ये गुज़रते नहीं हैं। सुबह से रात तक मेरी बच्ची मेरी आँखों के सामने होती है, हर लम्हे, हर वक्त। कोई वक्त ऐसा नहीं है जिस वक्त नहीं होती हो। इसलिए किसी माँ को ये दुख ना देखना पड़े, अल्लाह किसी माँ को ये दुख ना दिखाए, किसी बाप को। बैरिस्टर मुक़द्दम, मेरी यही बैरिस्टर मुक़द्दम, ऑब्वियसली ज़ाहिर जाफ़र एक बड़ी वेल ऑफ, वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और जब ये सफ़ाकाना कत्ल हुआ उसके बाद कुछ कोशिश भी की कि इस मामले को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया जाए, कोई दियत वगैरह का मामला भी हो, लेकिन जिस जुर्रत के साथ आप अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहे, उसमें हम सब लोग आपके साथ ही हैं, और पूरी आवाम, कौम आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 साल से मामला पेंडिंग है, तो क्या आप समझते हैं कुछ उस फ्रंट पे कुछ एक्टिविटी है कि आपको ये महसूस हो कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले को निपटा देगी? जैसे आप मालूम है कि 20 जुलाई 2021 को ये कत्ल हुआ था, और 24 फरवरी 2022 को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको ज़ाहिर को जो है डेथ सेंटेंस दे दी थी।
और दूसरे 2 जो साथी थे उनको भी 10 साल जो है उन अकम्पलिश को मिली थी सज़ा। और फिर ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है 13 मार्च 2023 को ना सिर्फ एक डेथ सेंटेंस दी बल्कि उसको 2 डेथ सेंटेंस दे, 2 काउंट्स पे डेथ सेंटेंस दी। और जो 2 और कॉन्विक्ट्स थे जो अकम्पलिश थे उनको भी 10-10 साल जो है सज़ा वो बहाल रही। लेकिन आम तासुर ये था और पब्लिक ओपिनियन भी ये था कि जो पेरेंट्स थे उनको भी कुछ सज़ा मिलनी चाहिए थी, पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहिए था। बहरहाल जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अब ये 13 मार्च 2023 के बाद ये अब अपीलें सुप्रीम कोर्ट में है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और हमारी ये गुजारिश है, बहुत मुदबाना गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए, क्योंकि ये एक आम केस हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद और भी पॉलिटिकल केसेस और दूसरे केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसा केस है, ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं है। ये एक पूरे पाकिस्तान के माएँ बेटियाँ जो हैं वो बहुत इससे खौफज़दा हो गई हैं, बहुत इनमें कमोशन है, बहुत फेयर है। और बहुत सारी माएँ बेटियाँ हमें बोलती थी कि भाई हम अकेले पहले बच्चियों को हॉस्टल में छोड़ते थे, हम अभी नहीं छोड़ सकते, हमारी बेटियाँ जो हैं वो अकेले जाने से बहुत घबराती है। तो ये खौफ और ये डर फैल गया है ख़वातीन में, जो नहीं होना चाहिए। और हम पाकिस्तान की तमाम बेटियों के साथ खड़े हैं। ये मैं इसलिए केस लड़ रहा हूँ, सिर्फ ये नूर मुकद्दम की बात नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान के तमाम बेटियों का केस है। और हम इसलिए खड़े हैं ताकि ये सुप्रीम कोर्ट से हमारी बहुत मुदबाना गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इस केस को जल्द अज जल्द सुने। और इस तरह के दरिंदे जब 2-4 फांसी पे चढ़ेंगे तो फिर लोगों को समझ आएगी कि कानून से कोई बालातर नहीं है। और इस तरह के लोग जो बहुत अपने आप को इन्फ्लुएंशियल समझते हैं वो ये समझेंगे कि भाई कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और कानून की हुक्मरानी वो रहेगी। तो ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि मेहरबानी करके इस केस को जल्द अज जल्द निपटाएँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की कोई केस हो तो उसको सुनाया जा सकती है, उसको देखी जा सकती है पहले। मिसेस मुकद्दम, आज चूँकि कल 3 साल हो जाएंगे नूर को हमसे बिछड़े हुए, कुछ उसकी अच्छी यादें हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए बहैसियत वालदा मदर उसके। उसमें इतनी खूबियाँ थी, वो मेरी वाहिद एक बच्ची थी जिसमें इतनी खूबियाँ थी। कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, हर एक को खुश रखना। किसी महफिल में जाएगी तो जो बूढ़ा कपल होंगे ना, हमेशा उनके पास बैठ जाएगी, उनके साथ बैठी। रोटरी में अक्सर एक कपल है, उनके पास जाके बैठ जाती थी। कभी भी ये नहीं कि उसमें हर एक को खुश रखना, हर एक को हैप्पी रखना, उसका हमेशा ये ख्वाहिश होती थी। अपने फादर को भी हमेशा रोज़ रात खुद ग्रीन टी पिएगी तो पापा यू वांट टी, तो पापा कहते हाँ, तो उसको भी उनको भी देती थी। हर चीज़ पूछती थी हमसे। अपनी बहनों का, भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। अपने भाई के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बहुत प्यार करती थी उसको। बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके बच्चे को भी। वो इतनी उसमें खूबियाँ थी कि वो 17 इयर्स की थी तो हम लोगों को हज का हो गया था, तो कहने लगी नहीं आई वांट टू परफॉर्म हज। मैंने कहा बेटा ये आपका तो नाम नहीं आया। कहती नो नो आई वांट टू परफॉर्म हज। उसने ज़िद की और फिर पापा से कहा, पापा ने फिर परमिशन ली, उन्होंने कहा हाँ इसको भी ले आए। और ये गई वहाँ पर और इसने वो लग्जरी टेंट वगैरह देखा तो कहती है दिस इज़ नॉट हज मम्मा, यू हैव टू गो आउट। आम पब्लिक में चलें, आम लोगों के साथ बैठें, ये हज नहीं है इस तरह आराम से बैठे हुए हैं कि एसी भी है अंदर, तो फ्रिज भी है, तो खाने भी पड़े हुए अंदर, तो कहनी ये नहीं। सब छोड़ दिया और हमें बाहर ले गई, आम पब्लिक के साथ बैठी। एक बूढ़ी औरत थी, उसका वज़ू कराया उसने, और वो असर और मगरिब के दरमियान इतनी रो रो के बातें कर रही थी। इतना अरफात के मैदान में वो खड़ी रो रही थी और इतनी दुआएं मांग रही थी। वो बहुत खुश थी हज करके। उसमें मैं बता नहीं, किसी की बर्थडे हो हम सब की, तो
रात को अपने हाथ से, उसकी कोशिश होती थी कोई चीज़ अपने हाथ से बना के दूँ मैं, ये नहीं कि कुछ कपड़ा ले आया, सूट ले आया, दे दिया, नो नो नो, वो अपने हाथ से कोई क्रिएटिव चीज़ बनाती थी और फिर हमें देती थी गिफ्ट। उसकी ये चुपचाप नीचे बैठ के अल्लाह के नाम लिख रही है, कैलीग्राफी कर रही है। मैंने कहा क्या कर रही हो? कहती है मैं बस अल्लाह के नामों की कैलीग्राफी कर रही हूँ। आप करेंगी एग्जीबिशन? मैंने कहा हाँ करूँगी, बनाओ, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, बनाओ। उसने बनाई इतनी सारे। उसको उर्दू नहीं आती थी, उसने कभी उर्दू नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं हैरान हूँ उसने अरबी कैसे लिखी, कितना टाइम दिया होगा उसने, एक एक वर्ड पे कितना टाइम दिया होगा, किस तरह उसने लिखा होगा अरबी को। मैं सोच नहीं सकती कि उसको आती ही नहीं थी उर्दू, उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी उर्दू, तो उसने इतनी मेहनत की अरबी पर, और उसने खुद मेहनत करके ये बनाए। अल्लाह के 99 नाम लिख दिए जो कि हम कभी नहीं कर सके, हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। तो ये अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने बहुत प्यारी नेमत दी थी हमें। उसने नेमत ली अपनी मर्जी से, उसको हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं, हम खुश हैं उसकी रज़ा में। लेकिन हमारी बेटी बहुत अमेजिंग बेटी थी, अल्लाह ऐसी बेटी सबको नसीब करे। बहुत हंसी प्यारी बेटी थी। मैं उसकी क्या क्या खूबियाँ बताऊँ आपको, मैं बयान नहीं कर सकती। किसी का दिल नहीं तोड़ती थी। मैं ये आप लोग के यहाँ भी गई थी शादी में, सब मैं नहीं थी, मैं वहाँ अमेरिका में थी, ये खुद जा रही थी और सब हर चीज़ में इसने हिस्सा लिया। मुझे खुद बताया सुमैया ने कि भाई ये हर चीज़ में माशाल्लाह आई, इसने पार्ट किया, क्योंकि अम्मी की आप दोस्त थी तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। हर चीज़ में उसने हिस्सा लिया, हर एक को इसी तरह। मेरी फ्रेंड जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सबको खुश रखना, प्यार से बात करना, सब बहुत खुश थे इस बच्ची से। इसमें थी ऐसी खूबियाँ, क्या क्या बयान करूँ आपको। अच्छा एम्बेसडर मुकद्दम, ऑब्वियसली एक ऐसा सान्या हुआ, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से, हमारी सिविल सोसाइटी की जानिब से आपको फुल सपोर्ट मिली? कल भी शायद एक इवेंट है इसी बाबत, इसी हवाले से, तो सिविल सोसाइटी से सपोर्ट आपको मिलती रही? किस तरह देखते हैं पाकिस्तान अवाम का ओवरऑल एक रिएक्शन और कोऑपरेशन आपकी जानिब? मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी से बहुत सपोर्ट मिली, बल्कि हमें पता चला कि बहुत सारी जगह F9 पार्क वगैरह में लोगों ने जब ये सुना वो खुद ब खुद विजिल करना शुरू, कैंडल लाइट विजिल उन्होंने करना शुरू कर दी, और वहाँ कोई हज़ारों के तादाद में लोग पहुँच गए। तो हमें बाद में पता चला, बोले, और इस तरह के बहुत सारे जो है प्रोग्राम होते रहे, इस्लामाबाद के अलावा कराची, लाहौर और बहुत सारी जगह लोग लाहौर में खाने बांट रहे थे, उसके लिए लोग उम्रा कर रहे थे, वहाँ से लोग जो है ना दुआएं मांग रहे थे उसके लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम जानते भी नहीं थे, और वो हमें बता रहे थे कि भाई हम आपकी बेटी के लिए जो है ना, हम उम्रा करके हम तवाफ़ कर रहे हैं, हम उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, हम खाने बांट रहे हैं। तो हम वहाँ हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ न्यू मैक्सिको में थे, एल्बर्केकी में, वहाँ उन्होंने विजिल कराई, बहुत बड़ी, बहुत लोग वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जैसे हमने नूर का ये किया तो रेनबो आ गया, और एल्बर्केकी में हमने कभी रेनबो को पहले देखा नहीं था। डबलिन में हम वहाँ थे, डबलिन में हमने एम्बेसी नहीं बनाई थी, तो वहाँ हज़ारों के तादाद में लोगों ने कैंडल लाइट विजिल की। तो पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी तो मेरे साथ बहुत खड़ी रही, मीडिया मेरे साथ बहुत खड़ा रहा, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने सफ़ीर और साबिक सफ़ीर जितने हैं वो मेरे साथ बहुत खड़े, फॉरेन ऑफिस नेवी से, हमारे रोटरी क्लब से, तो बहुत हर एक सिविल सोसाइटी, क्योंकि वो हर कोई समझता था कि ये एक पेरेंट्स का, ये माँ बाप का दर्द नहीं है, बल्कि ये हर अपनी बेटी को शक्ल में देखते थे कि अल्लाह ना करे किसी और की बेटी के। ये बता दीजिए एम्बेसडर मुकद्दम कि अभी कोई जो जाफ़र ने, जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसकी फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रेशर तो नहीं है इस वक्त? इस वक्त तो नहीं है। शुरू में जो है वो कोशिश कोई थर्ड पार्टी के थ्रू कोशिश की गई थी कि कोई सुलह हो जाए, कोई इस तरह, लेकिन
मैंने कह दिया साफ कहा कि भाई इसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक मेरी बेटी का सवाल नहीं है, पाकिस्तान के तमाम बेटियों का सवाल है, और मैं किसी तरह से किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा इस केस में। और ये मैं चाहूँगा, मुझे सुकून नहीं होगा जब तक ये जाकिर जो है और इस तरह के दरिंदे फांसी के फंदे पर नहीं लटकें। ये 2-4 ऐसे फांसी पर फंदे के लटकेंगे, फिर ये लोग सुधरेंगे, क्योंकि और इसके बाद ये सारा इनाम का केस हो गया, और 3-4 और भी केस, अभी हाल में एक और किसी लेडी के साथ एक और भयानक केस हो गया। तो इस तरह के लोग जो अपने आप को समझते हैं कि कानून से बालातर हैं, तो इस तरह मासूम बच्चियों को तो वो यरगमाल बनाएंगे, होस्टेज बनाएंगे और मारते रहेंगे, और हम क्या सिविल सोसाइटी आंखें बंद करके देखते रहेंगे? ये नहीं होगा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की 50% तकरीबन आबादी ख़वातीन है, और ख़वातीन जो हैं इस तरह के डर और खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और उनको शाना बशाना खड़े होकर के पाकिस्तान के मर्दों के साथ काम करना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन ओआईसी कंट्री में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, स्पीकर बनी है, और कितने ओहदे पे फायज हुई हैं, और जेट फाइटर उड़ाती हैं, और फौज में लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। ऐसा सलूक बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत मुकद्दम साहब अपनी अहलिया के हमरा हमारे दरमियान मौजूद थे, और इंतहाई पुरदर्द लम्हात हैं, क्योंकि उनकी बरसी भी आ रही मुकद्दम की, और ऐसे लम्हात एबीएन के साथ गुजारने का आपका बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, इसी के साथ ही आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, इसी के साथ ही यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। स्टे विद अस। बासित साहब, हमने ये वीडियो अपने नाज़रीन को भी दिखाई, दैट सेज आई कुड हैव अनदर आईडीएफ विद इंडियन नेशनलिस्ट्स। अब भारत क्या वजाहत देगा इन शवाहिद की? भारत के बाद कोई वजाहत है नहीं एक्चुअली, इसलिए वो खामोश हैं। इट्स टाइम टू पे बैक, क्योंकि इसराइल ने बहुत मदद की भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसको अंडरमाइन करने की। तो अब भारत पूरी मदद कर रहा है ताकि फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है हक़ खुद इरादियत के लिए, उसको ख़त्म किया जाए। तो इनके चूँकि ये दो ही ताकतें दुनिया में रह गई हैं, और दोनों मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हैं नबरद आज़मा हैं, एक तरफ फ़लस्तीन का मामला है और दूसरी तरफ कश्मीर का मामला है। बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली इसमें मुझे कोई हैरत नहीं है अगर भारत, लेकिन हमारे अरब और मुसलमान दुनिया को ये सोचना चाहिए कि भारत का किरदार क्या है और कितना भयानक किरदार है। तो ये फ़लस्तीनियों को भी सोचना चाहिए, और बाकी मुस्लिम दुनिया को भी, और ओआईसी को भी, जो कि भारत को चाहती है कि ओआईसी का मेंबर बने। ख़ास तौर पे कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी ये चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में रख कर मुसलमान दुनिया अपने ताल्लुकात भारत के साथ रखेगी। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन का मामला जैसे कि आप जानती हैं कि अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाने जा रही है। एक तो अभी इस्राईली वज़ीर आज़म बिन नेतन्याहू वो 22 जुलाई को वाशिंगटन जा रहे हैं, और फिर 24 जुलाई को उनका खिताब भी है कांग्रेस में, ये जॉइंट सेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनको ये खिताब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और शायद बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के अब सबसे वो लीडर हो गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिताब किया है कांग्रेस में। तो एक ऐसे कातिल को और एक ऐसे दहशतगर्द को आप कांग्रेस में आने का मौका दे रहे हैं, उसको वहाँ खिताब करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो ये भी बहरहाल एक अजीब सा तुरफा तमाशा है इस दुनिया का। दूसरी तरफ भारत इनके जाने से पहले इसराइल की जो पार्लियामेंट है, जैसे कनेसेट, उन्होंने एक करारदाद पास की है ताकि थोड़ा सा नेतन्याहू पे प्रेशर कम किया जा सके, और वो करारदाद ये है कि जी हमें 2 रियासती जो फार्मूला मंजूर नहीं है, हमें फ़लस्तीन की रियासत मंजूर नहीं है। और आप जैसा कि जानती हैं कि नेतन्याहू और जो फार राइट के लोग हैं, फार राइट विंगर्स हैं, उनका ये कोalition है, और ये सारे जो हैं बेन गवेर वगैरह, ये सारे वो लोग हैं जो कि बस जो मतलब ऐसे ज़ायनिस्ट हैं जो कि चाहते हैं कि इसराइल में और फ़लस्तीन में एक भी मुसलमान बाकी ना बचे। ये तमाम लोग या तो जॉर्डन चले जाएं, या इजिप्ट चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, इस इलाके में कोई ना हो। तो ये एक करारदाद पास करके एक लिहाज से उन्होंने वज़ीर आज़म जो इसराइल के हैं उनका हाथ मजबूत किया है, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली सदर बाइडन से भी उनकी मुलाकात होगी, तो वो कहेंगे कि जी अब
क्योंकि उनका मामला यही है अमेरिका का कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आइए। दुनिया भी यही इंसिस्ट कर रही है, लेकिन ये कहते हैं कि जी अब हमास के सेक्शन के बाद जब तक हम हमास ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हॉस्टेजेस नहीं छुड़वा लेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी करें। सही। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अब ये 2 स्टेट सोल्यूशन ख़त्म हो गया हमेशा के लिए, अब हम सिर्फ इसराइल ही रहेगा और ये हमारा फोकस जो होगा वो ये है कि किस तरीके से जो मुसलमान फ़लस्तीनी हैं या उनको इस सरजमीन से, इस खत्ते से निकाला जाए, बेदखल कर दिया जाए, ताकि पूरा हमारा यहूदियों का ज़ायनिस्ट का वहाँ कब्ज़ा हो जाए। अब हमास को तो देखिए ख़त्म नहीं कर पाए, तकरीबन कितने माह हो गए हैं, अक्टूबर से लेकर जुलाई 10 माह होने को आ गए हैं। हमास को बड़े बड़े क्लेम इन्होंने किए कि जी ख़त्म कर देंगे हम एक ही दिन में, वो हो नहीं सका। और ऐसी जो जद्दोजहद की तहारीक होती हैं तो इसमें ख़त्म नहीं होती, और हमास ने रहना है क्योंकि उनकी जड़ें। दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि जब फ़लस्तीनियों को चाहिए कि आपस में जो उनके मसाइल हैं वो ख़त्म करें, ख़ास जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में और जो गज़ा में हमास है, इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए, ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट एक बने और ये एक ही पोजीशन लें। अब एक उम्मीद नज़र आती है क्योंकि चाइना ने हमास की लीडरशिप को और पीए जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है इनकी लीडरशिप को चाइना बुलाया है, तो देखिए मुमकिन है कि इनके दरमियान कोई पैचअप हो जाए ताकि ये दोनों मिलकर कोई काम कर सके। क्योंकि इस वक्त तक इसराइल की पॉलिसी और अमेरिका की भी किसी हद तक पॉलिसी ये रही कि फ़लस्तीनियों को डिवाइड करे, डिवाइड एंड रूल वाली वही पॉलिसी जो होती है। तो हमास को गज़ा में इंचार्ज बना दिया, उनको दे दिया, और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को रखा। और अगर आप देखिए तो वेस्ट ये सिर्फ जो इस वक्त जंग है ये गज़ा तक महदूद नहीं है, वेस्ट बैंक में भी कितने लोगों को शहीद कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे जो जैनिन वगैरह का जो कैंप है रेफ्यूजीज़ का, कितने हमले वहाँ भी हुए। तो कहने का मकसद ये है कि फ़लस्तीनियों को अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पहले पड़ेगा। जब तक वो आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो किस तरह हम ये तवक्को रख सकते हैं कि ये मामलात फ़लस्तीनियों के हक़ में आगे लेकर जाएंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू तो इस वक्त बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाइडन हटें और ट्रंप आएँ, क्योंकि ट्रंप वो शख्स हैं जिन्होंने जो अपनी अमरीकी सफारत खाना था वो बैतुल मक़दस शिफ्ट किया था, बिल्कुल, तो 2018 में शायद, और उसके बाद फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी उन्हीं के दौर में शुरू हुए थे 2020 में। तो ट्रंप जो इसराइल है वो देख रहा है कि ट्रंप वुड बी प्रो इज़राइल, और वो क्योंकि ईरान के ही बहुत ख़िलाफ़ हैं ट्रंप और उनसे भी कोई डील नहीं करना चाहते, तो इस वजह से ये जंग जो है जल्दी ख़त्म होने वाली तो नहीं लगती। नेतन्याहू जो हैं वो भी टाइम बाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला चलते रहें, और इसीलिए उन्होंने जो नेशनल एक कमीशन की एक प्रपोज़ल थी कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए इंक्वायरी का कि ये जंग किस तरह शुरू हुई, कौन से फेल्योर हुए इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, क्यों हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को। लेकिन उस पर भी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नहीं अभी मुमकिन, क्योंकि अगर इस वक्त हमने कमीशन बना दिया तो जो हमारी पोजीशन है, हम एक यूनाइटेडली जो हम लड़ना चाहते हैं हमास से, जो हमारे अहदाफ हैं, हम इसमें हट जाएंगे और हम इसमें उलझ जाएंगे और ये ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो उन्होंने ये मानने से भी इनकार कर दिया है। तो नेतन्याहू की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो चाहते हैं कि प्रोलॉन्ग हो मामला, क्योंकि उनके अपने ख़िलाफ़ 4 करप्शन के केसेस हैं, वो कहीं उसमें ना आ जाए। उनको पता है कि क्योंकि बाद अब अपोजिशन के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शंस जल्दी करवाइए, लेकिन वो इलेक्शंस भी नहीं करवाना चाहते। उनको पता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है और वो इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। जहाँ तक 120 होस्टेजेस जो हैं, क्योंकि एक बाइडन ने 3 एक पॉइंट फार्मूला दिया था कि 6 वीक की सीज़ फायर करें, और इसी दौरान इसराइली जो हैं वो जो फौज IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो विड्रॉ करेगी गज़ा के पॉपुलेटेड जो इलाके हैं, आबादी के इलाके हैं, और फिर ये एक्सचेंज होगा हॉस्टेजेस का और फ़लस्तीनी प्रिजनर्स का। इसमें हमास को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, ख़ास तौर पे वो चाहते थे कि परमानेंट सीज़ फायर हो, 6 हफ्ते का मामला नहीं चलेगा। तो वो भी मामलात आगे नहीं चल रहे, गो कि इजिप्ट और कतर ने काफ़ी कोशिश की है,
लेकिन वो भी मामला फ़िलहाल स्टेलमेट का शिकार है। ये तो खुद इजिप्ट को भी अंदर घसीट रहे हैं इसी मामले में। कभी कहते हैं कि जो टनल्स हैं वो निकल के इजिप्ट तक जाती हैं। लेकिन इजिप्ट की पॉलिसी देखिए ना, इजिप्ट की ह्यूमैनिटेरियन एड कितनी आके इजिप्ट रुकी हुई है। रफ़ा का जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको नहीं खोल रहे। इजिप्ट की एक लिहाज से बड़ी अजीब सी पॉलिसी है। तो तमाम दुनिया इस वक्त जो इजिप्ट वगैरह ये ममालिक हैं जो चाहते हैं हमास ख़त्म हो, ये भी दोगली पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में चलती है। लेकिन यही है कि नेतन्याहू को अब देखना है कि क्या बाइडन भी अब लेम डक हो गए हैं ना। खुदा करे कि कोविड है, दुनिया को यही फिक्र है कि बाइडन जनवरी तक प्रेसिडेंट भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये भी एक मामला चल रहा है। तो सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अहेड, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड स्टिल लेट्स होप फॉर द पैलेस्टीनियंस। दुआ गो हैं कि बहुत जल्द ये जो मसला है ये अपने हल को पहुँचे। और नाज़रीन, इसी दुआ के साथ ही आज के अपने प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करेंगे। मुंतहा हसन को डिसाइफर विद अब्दुल बासित से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।